तो सरकार है, इसके ऊपर इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का भारी प्रेशर आरएसएस और ये तमाम जो गुंडागर्दी करने वाले साधु संत हैं इनके द्वारा बनाया जा रहा है। और सरकार इसीलिए कि जब इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तब जो है एक बड़ा विरोध का सामना उसे ना करना पड़े, और अगर बड़ा विरोध का सामना करना पड़े तो उसके पास ऐसे कानून, ऐसे हथकंडे होने चाहिए जिनके तहत जो है वो उनका दमन कर सके। और वो दमन दमन ना कहलाए, वो दमन जो है कानूनी प्रक्रिया कहलाए और न्याय कहलाए। इसलिए जो है सरकार इस एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट को जो है जिस तरह लेकर से हलचल है, तमाम अधिवक्ता देश की राजधानी से लेकर तमाम राज्यों में रोडों पर हैं, तो क्या लगता है इस तरह के आंदोलनों से जो सरकार है वो झुकेगी, या फिर कहीं ना कहीं वो एक पारा चेक कर रही है कि अधिवक्ता किस लेवल तक जा सकते हैं? गैर कानूनी कृत्यों को कानूनी रूप देने के लिए ये तमाम तरह के इंतजाम कर रही है। जैसे कि आपका एनआरसी बिल आया था, बहुत सारे एडवोकेट से, वीर सावरकर जैसे जो है वो भी एडवोकेट थे, और वो जो है सरकार की, अंग्रेजों की चमचागिरी में लगे हुए थे। लेकिन जो लोग सरकार की पॉलिसीज का विरोध करेंगे, सरकार का जो एजेंडा है, सरकार का एजेंडा जो है, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है हिंदुत्व का एजेंडा। इस हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करने का जो लोग विरोध करेंगे उनको सीधे सीधे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, अगर कल मैं भारत देश की बात करूं तो आपको सड़कों पर भारी जाम अधिवक्ताओं का मिल जाएगा, और उसका सीधा सीधा कारण ये रहा कि इस तरह से सदन में एक बिल को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया और जनता के बीच में एक तरह से चर्चा के लिए उस विषय को रखा गया। उसी से अधिवक्ताओं में नाराजगी दिखाई दी। चाहे मैं लखनऊ से लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक की बात करूं तो साथियों, जो वकील है उनका जत्था कहीं ना कहीं आपको रोडों पर और कोर्ट में प्रदर्शन करता नजर आया। इसी कड़ी में मेरे साथ एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी कि आखिर पूरे भारत देश में क्या चल रहा है और वकीलों की क्या नाराजगी है। सर, जानना चाहूंगी, जिस तरह से पूरे भारत देश में एक तरह से कल बवाल मचा है, तमाम अधिवक्ता सड़कों पर उतरकर आ गए, तो क्या ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर नाराजगी है? देखिए नीलम जी, सबसे पहले तो हमें ये अच्छी तरह से जानना चाहिए, समझना चाहिए कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार जो है वकीलों पर काबू क्यों करना चाहती है, उसके पीछे आखिर ऐसा कौन सा कारण है। अगर मैं बात करूं कि भारत की आज़ादी का जो आंदोलन हुआ, उसमें आप देखेंगे कि जितना भी नेतृत्व भारत की तरफ से हुआ और जितने भी नेता थे आज़ादी के आंदोलन में, जितने भी प्रोमिनेंट नेता थे, सारे के सारे जो हैं बार एट लॉ थे, यानी कि वो सब वकील थे। जी। और वकीलों के द्वारा जो है जब आंदोलन किया गया, जिसके ज़रिए भारत को आज़ादी मिली, तो इसी सोच को जो है, ये जो भारत की सरकार है, इस समय जो बीजेपी की सरकार है, जो एक तानाशाही रवैया अख्तियार किए हुए है, और जिस तरह से वो हिंदुत्व को जो है इस देश पर ज़बरदस्ती लादना चाहती है। तो हिंदुत्व को इस देश पर ज़बरदस्ती लादने में जो चीज़ बाधा हो सकती है, तो उस बाधा को वो दूर करना चाहती है। अब जो एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल जो सरकार ने जो जनता के सामने प्रस्तुत किया है कमेंट्स के लिए जो है, तो अगर उसके प्रावधानों को देखें तो उससे ये साफ-साफ ज़ाहिर होता है, जैसे कि अगर किसी वकील की शिकायत किसी क्लाइंट ने कर दी, उसमें जो है 3 साल की सज़ा तक का प्रावधान उन्होंने उसमें कर रखा है। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि क्या अभी भारत की न्यायालयों के द्वारा वास्तव में न्याय जो है लोगों को दिया जा रहा है? ये एक बड़ा सोचनीय विषय है। जी। मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ और मैं खुद देखता हूँ कि जजेस जो हैं सबसे पहले अपने पर्सनल रिलेशंस को बहुत तवज्जो देते हैं। मेरे पास अभी कई केस चल रहे हैं जिसमें कि जजेस जो हैं पर्सनली इन्वॉल्व हैं, और जिस तरीके से उसमें न्याय होना चाहिए केस में, वो न्याय निकल कर बाहर नहीं आ रहा है। और ऐसे में अगर जजेस के पास ये मामला जाता है, और आपने भी खुद देखा गोरखपुर में जिस तरह से आपको जो है 22 दिन के लिए बिना बात के आपने एक पत्ता तक उस बगीचे से नहीं तोड़ा होगा जिस पार्क में जो है आप आंदोलन कर रहे थे, और आपको जो है 22 दिन तक इतनी प्रताड़ना जो है गोरखपुर जेल में आपको सहन करनी पड़ी। तो इस तरह से अगर एक एक्ट सरकार के हाथ में आ जाएगा, एक कानून सरकार के हाथ में आ जाएगा,
तो वो किस प्रकार से उसका मनमानी तरीके से जो है, लेकिन सर वो तो कह रहे हैं ना कि जनता को हितों के लिए ला रहे हैं, और जिस तरह से कहीं ना कहीं दूसरे जो अधिवक्ता लोग हैं वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि एक तो अभिव्यक्ति और एक जो आजादी है, क्योंकि एट्रोसिटी हर किसी पर होती है, ये नहीं है कि पर्टिकुलर किसी विशेष वर्ग पर हो रही है। और अधिवक्ताओं को देखे तो उनका कोई स्थायित्व रोजगार भी नहीं होता, पूरी तरह से एक वकालत पर ही निर्भर रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा सर एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो सरकारी वकील है उनका समझ में आता है कि उनकी जो दिनचर्या है या आजीविका है वो चल जाती है, लेकिन जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में है सर। अब देखिए नीलम जी, सबसे बड़ी बात जो है, आज जो वकीलों का जो पेशा है उसमें कितनी मारामारी है। ऊपर से जो डीएलएसए का जो प्रोविजन जो सरकार के द्वारा लाया गया, जी। और डीएलएसए में जिन वकीलों की भर्ती होती है वो सीधे सीधे तौर पर जो है चित परिचित लोगों को उसमें भर्ती किया जाता है। अगर आपकी जान पहचान जजेस से है, बार में है, तो आपको वहां भर्ती कर लिया जाएगा। अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो आपको डीएलएसए का पैनल नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि डीएलएसए में उन लोगों को भी सरकारी सहायता मिलती है जो लोग वकीलों की फीस पे करने के काबिल हैं। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो वहां पर जो है सरकार कोई कानून नहीं बनाती है कि उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, कि कैसे वहां पर जो है जो वकील हैं वास्तव में उनको जो है सही और असली प्रतिनिधित्व वहां पे डीएलएसए में मिले। जो चीजें जरूरी हैं वहां पर सरकार कोई कानून नहीं बना रही है। जैसे कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है अभी तक लंबित पड़ा हुआ है, उस पर कोई सुविचार सरकार नहीं कर रही है, क्योंकि वो वकीलों के फायदे में, वकीलों के हित में है। अब वकीलों के लिए बताइए किस चीज की प्रोटेक्शन है। सारे वकील तो उसमें जो है लाखों करोड़ रुपया फीस के तौर पे नहीं कमा रहे हैं। बहुत से वकील तो ऐसे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक जो है आजीविका यानी कि अपने परिवार का पेट पालने तक के लिए मतलब मुंह ताकते रह जाते हैं। तो इस तरह से सरकार ने उनको लाइसेंस तो दे दिया है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप रोजगार पे हैं। और अगर यही उसी वकील के खिलाफ अगर पत्नी जो है मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है, तो सरकार उसको जो है मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उसको डील करेगी और उसके ऊपर जो है मेंटेनेंस लगा भी देगी। लेकिन सरकार जो है ये निश्चित नहीं कर पा रही है कि वकीलों की जो सुरक्षा है वो कैसे निश्चित की जाए। और दूसरी तरफ वकीलों पर शिकंजा करने के लिए कि कोई भी क्लाइंट अगर उसकी शिकायत कर दे तो उस पर मुकदमा चलेगा, जो है 3 साल की जेल, सीधे सीधे जेल। दूसरा ये है कि वकील हड़ताल नहीं कर सकते हैं। अब ये जो हड़ताल करने का जो अधिकार है, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है। संविधान हमें जो है इस बात की आज़ादी देता है कि जब सरकार जो है या कोई भी जो तंत्र है, व्यवस्था है, वो मनमानी रवैया अख्तियार करे, तो उसकी मनमानी को तोड़ने के लिए, उससे समाज को बचाने के लिए हड़ताल जो है एक ऐसा जो संवैधानिक तरीका है जिसको अख्तियार करके हम जो अपने अधिकारों को हासिल कर सकते हैं। लेकिन सर इस पे कहीं ना कहीं एक सवाल भी उठ रहा है, जो कि तमाम जो विपक्षी लोग हैं वो कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक प्रकरण हुआ था दिल्ली में कि जो वकीलों की टीम थी उन्होंने पुलिस प्रशासन के काफी अधिकारी को पीट दिया था। तो कहीं ना कहीं जब आंदोलन करते हैं तो आंदोलन में इस तरह का रवैया भी सामने देखने को मिलता है कि वकील और पुलिस आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे की कुटाई पर मतलब उतारू हो जाते हैं। तो क्या लगता नहीं है इस तरह के जो प्रावधान अभी जो संसद में पेश हुआ है चर्चा के लिए वो सही है? नहीं नीलम जी, इसमें ऐसा है कि देखिए जब न्याय नहीं होता है तब ऐसी बातें आपको देखने को मिलेंगी। जब जजेस जो है इंस्टेंट रिलीफ नहीं दे पाते हैं या व्यवस्था आपके पास नहीं है इंस्टेंट रिलीफ के लिए, तब आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तब आप देखते हैं कि पुलिस ने जो है अपने अधिकारों का कितना दुरुपयोग किया है। कोई भी वकील जो है थाने में चला जाए तो वहां पर वकील की कोई सुनवाई नहीं होती है। वकील की इतनी मतलब जो है मतलब इतनी भी हैसियत नहीं है कि पुलिस वाला जो है उसको तमीज से भी बात करे। लेकिन सर वही पुलिस वाले जब कोर्ट में जाते हैं तो वो वकीलों के सामने नतमस्तक होते हैं। आप कैसे कह रहे हो कि नहीं है, थाना अलग है लेकिन कोर्ट अलग है? कोर्ट में तो वकीलों की चलती है ना। यही चीज जो है, यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब कोर्ट में पुलिस का जो है कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी आता है पुलिस महकमे का, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी मतलब अधिकारी है, आईपीएस लेवल का भी अधिकारी खड़ा है, तो वो हमेशा जो है सहमा सहमा सा रहता है कि हाँ वहां पर वकीलों की मेजोरिटी है। ये जो मेजोरिटी का जो मामला है, मुझे लगता है कि इससे अलग हटकर न्यायिक बात होनी चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है, और दोनों तंत्र जो है जनता के लिए काम कर रहे हैं। जहां पर जो पुलिस की जो व्यवस्था है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो भी जनता के लिए काम कर रहा है,
और जो वकील लोग हैं वो भी जनता को न्याय दिलाने का कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। मतलब एक तरह से वकील पिस रहा है। लेकिन सर अभी जिस तरह से कई चीजें ऐसी उभर कर आई इस आंदोलन में, तमाम अधिवक्ता कहते नजर आए कि जब जब जजों पर गाज गिरती है तो वो अपने लिए तमाम तरह की सुरक्षा मुहैया करा लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की। और अभी पिछले दिनों जिस तरह से रोहिणी कोर्ट में एक प्रकरण घटा था कि बम ब्लास्ट हो गया था, तो वहां पर पूरा का पूरा जो गोलियां भी चली थी, जो जजेस थे, हमने देखा कि जजेस के पूरे का पूरा मतलब बुलेट प्रूफ जो शीशे थे वो लगा दिए थे, लेकिन वकीलों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे सर? हाँ, ये दोहरा मापदंड जो है कि जजेस के लिए तो बहुत सुरक्षा कर दी वहाँ जो है, जी। और जजेस पर जो है अब कोई भी किसी भी प्रकार का जो है हमला नहीं हो सकता। लेकिन वकीलों के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसीलिए जो है ये एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की जो है मांग की गई थी कि भाई वकीलों को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। वकीलों को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अभी वकील लोग जो हैं अपना कोर्ट में प्रैक्टिस करें या सरकारी अस्पताल में जाकर लाइन में लगें, वहाँ पर जाकर दवा लें, और अगर वहाँ पर जो है एब्सेंट हो जाते हैं तो वहाँ पर उनके खिलाफ ऑर्डर पास हो जाता है। उनके खिलाफ जो है मनमानी का कि भैया ये जो वकील है ये तो मतलब पेश नहीं हो रहा है, इससे क्लाइंट को जो है परेशानी हो रही है। क्लाइंट की परेशानी दिखाई दे रही है, लेकिन जो वकील की जो पर्सनल लाइफ है वो कहाँ जाए। मतलब एक भारी भरकम, चाहे जो 2 लाख रुपए ले रहा है, 1.5 लाख रुपए ले रहा है, 1 लाख रुपए ले रहा है, जो सरकारी कर्मचारी है उनके भी केस बेचारे वकील लड़ते नजर आते हैं, लेकिन उनके लिए सरकार की तरफ से ना तो इंश्योरेंस की व्यवस्था है, ना ही हेल्थ पॉलिसी की व्यवस्था, मतलब किसी तरह से सुरक्षा नहीं है। तो इस पर क्या लगता है सर, जो अभी विरोध हो रहा है, ये विरोध क्या सकारात्मक दृष्टि में जाएगा? सरकार इस पर कोई संज्ञान लेगी? नहीं, सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। सरकार को जो है ये जो अमेंडमेंट एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल जो लेकर आई है सरकार जो है, जी। इसको वापस लेना पड़ेगा। और ये जो सरकार है लगातार इस तरीके के कानून लेकर आ रही है जिससे कि ये सारा जो तंत्र है अपने हाथों में ले सके। यानी कि सभी एडवोकेट्स के ऊपर जो है ये अत्याचार नहीं करेगी। जो इसकी रैं में रैं मिलाएंगे, जो इसकी चापलूसी करेंगे, सरकार की चापलूसी में लगे हुए एडवोकेट्स तो फ्री रहेंगे। अब भी ऐसा ही होता है। और जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे तब भी भारत में जो है बहुत सारे एडवोकेट्स हैं। वीर सावरकर जैसे जो है वो भी एडवोकेट थे, और वो जो है सरकार की, अंग्रेजों की चमचागिरी में लगे हुए थे। लेकिन जो लोग सरकार की पॉलिसीज का विरोध करेंगे, सरकार का जो एजेंडा है, सरकार का एजेंडा जो है, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है हिंदुत्व का एजेंडा। इस हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करने का जो लोग विरोध करेंगे उनको सीधे सीधे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई तो अब भी कर रही है सरकार अभी, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है। लेकिन सर जो प्रोटेस्ट में उतरा, आप हिंदुत्व की बात करें, प्रोटेस्ट में तो हमने मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी धर्म के जो अधिवक्ता है उनको उतरते हुए देखा है, वो डिमांड कर रही है। तो आप किस तरह से इसको हिंदुत्व से जोड़ के देख रहे हो, किस तरह से बात कर रहे हैं इस आधार पर? नीलम जी, मैं केवल एक ही चीज को नहीं देख पा रहा हूँ। मैं इस सरकार के अल्टीमेट एम को देख रहा हूँ। अभी अधिवक्ता हैं, अभी जो वकील हैं, वो केवल अभी जो है उनकी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उनको देख रहे हैं। उनका कंसर्न भी ठीक है, क्योंकि सरकार जब मनमानी करेगी तो उसके हाथ में मनमानी करने के लिए एक हथियार आ जाएगा। मनमानी अब भी कर रही है, लेकिन अभी जो है वो इलीगल कर रही है। अभी जो उसकी मनमानी है उसको संवैधानिक नहीं कहा जाता, कानूनी रूप नहीं कहा जाता। और अभी भी सरकार जो है, उदाहरण देता हूं आपको मैं, गोधरा कांड हुआ। गोधरा कांड में जो बिल्किस बानो जो केस है उसमें सजा भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, और सरकार ने अपना मनमानी रवैया अख्तियार करते हुए उन जघन्य अपराध के अपराधियों को जेल से बाहर कर दिया। उस बिल्किस बानो जो अभी मरी नहीं है, अभी भी जिंदा है, उसका पति जिंदा है। सर वो तो तो बिल्किस बानो का केस हो गया, समझ में आता है, लेकिन अभी वर्तमान में एक स्टेटमेंट और आई है, तमाम ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो नेता हो या बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग से आने वाले व्यक्ति हो, जो कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से या एक तरह से कैसे भी वो हेल्प करते हैं, तो आज कम से कम 100 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, हम अखबार में देख रहे थे, उसमें कि मेन मेन और 3 जो बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े दोषी थे, करप्शन में थे, अरबों खरबों रुपए का यहाँ से एक तरह से गबन करके भागे, उन लोगों को क्लीन चिट मिल गई है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और वो जो जितने भी 80-90 लोग बाकी है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रोसेस में चल रहे। तो क्या लगता है सर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो व्यक्ति जाता है, उसके हित की बात करता है, उसके समर्थन की बात करता है, वो बड़े बड़े केसों में बड़ी आसानी से छूट जाता है? मैं यही बता रहा था आपको बात जो है कि सरकार जो है सभी इलीगल एक्ट्स को लीगल करके करना चाहती है, कि ताकि उसके ऊपर उंगली ना उठे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कई तरफ जो है उंगलियां करता हूँ, और वो सारी उंगलियां जो है शुरू में लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत गलत बोल रहा है, लेकिन बाद में वही जो है चीजें साबित होती हैं। जब साबित होती है, जब कोई नहीं कहता है कि हाँ एडवोकेट जयभीम प्रकाश ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। जी। उदाहरण के लिए, भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है, ये सभी जानते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर अपनी छवि को सुधारने के लिए अपने भीतर जो है कुछ मुसलमान
मुसलमानों को जो है पार्टी के अंदर रखती है और उनको जो है पद प्रतिष्ठा देती है। और हमेशा जब भी मुसलमानों पर अत्याचार होता है, मुसलमानों पर जोर ज्यादती होती है, तो उन्हीं मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव्स को मीडिया के सामने मीडिया को फेस करने के लिए भेज जी। देती है और वे लोग जो है बीजेपी का पक्ष रखते हुए दिखाई देते हैं। तो उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है एक धर्मनिरपेक्ष जो है चेहरा है, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है और ये सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ती है, या फिर कहें कि ये जो है सांप्रदायिक पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी धर्मों का सम्मान करती है। लेकिन असलियत कुछ और है। इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अपने गैर कानूनी कृत्यों को कानूनी रूप देने के लिए ये तमाम तरह के इंतजाम कर रही है। जैसे कि आपका एनआरसी बिल आया था और आपका जो है कृषि पे जो है काले कानून आए। जी। ये सब जो है मतलब सरकार चाहती है कि सारा जो तंत्र है उसके हाथ में आ जाए। अब सरकार के लिए जो है जो मेन मुद्दे थे, ये जो सरकार में जो लोग हैं यानी कि बीजेपी जो है, बीजेपी ने जिन आधारों पर लोगों से वोट लिया है, तो उसमें एक तो राम मंदिर का मुद्दा था। उन्होंने राम मंदिर को जो है बनवा के और लोगों को ये विश्वास दिला दिया कि देखिए हमने आपसे वादा किया था, राम मंदिर बनवा दिया। जबकि राम मंदिर बनवाने के पीछे जो है ना तो कॉन्स्टिट्यूटिविटी है, संवैधानिकता बिल्कुल भी नहीं है, कानूनी उसमें जो है लहज़ा बिल्कुल भी नहीं है और कोई ज़रूरत वाला और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी उसमें शामिल नहीं है। किसी भी तरीके से जो है इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अगर इंटरनेशनल लेवल पर जाकर सुनवाई अगर इसकी हो, तो इसको बिल्कुल भी एक संवैधानिक मर्यादा के तहत लिया गया डिसीजन नहीं करार दिया जाता। जी, सर जाते-जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी आपसे क्योंकि अभी जिस तरह से हलचल है, तमाम अधिवक्ता देश की राजधानी से लेकर तमाम राज्यों में रोडों पर हैं। तो क्या लगता है इस तरह के आंदोलनों से जो सरकार है वो झुकेगी या फिर कहीं न कहीं वो एक पारा चेक कर रही है कि अधिवक्ता किस लेवल तक जा सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अधिवक्ता जिस प्रकार से ये आंदोलन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को झुकना पड़ेगा और सबसे अच्छी बात इस आंदोलन में ये है कि अभी तक जो सरकार की जो रियल इंटेंशन है, वो भी तो लोगों के बीच में नहीं आई है। मैंने कहा कि सरकार की रियल इंटेंशन जो है, हिंदुत्व को लागू करना, यानी कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के का उसके ऊपर बहुत भारी प्रेशर है। क्योंकि जो लोग इस सरकार के बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, आरएसएस काम कर रही है, तमाम जो गुंडागर्दी करने वाले साधु संत हैं, जो दिन-रात चिल्लाते हैं हिंदू राष्ट्र, बागेश्वर धाम जो है खुले मन से चिल्लाते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जो है खुले मन से चिल्लाते हैं। तो लेकिन सर तमाम बहुत सारे साधु संत तो इनका विरोध भी कर रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल कह रहे हैं कि हिंदू होकर ही हिंदुओं की भावनाओं को ये लोग आहत कर रहे हैं, किसी भी तरह से जो हिंदुइज़्म है उसको सही रूप में ये लोगों के सामने नहीं पहुँचा रहे हैं। ये तो विरोध खुद हिंदू संत भी कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी का या तमाम उन लोगों का जो कहीं न कहीं इनको पनाह दे रहे हैं या इनकी शह में हैं। देखिए, जो सही संत होगा, संत और साधु की जो परिभाषा के आधार पर जो संत और साधु होगा, तो वो सही बात करेगा। लेकिन अधिकांश लोग जो हैं ऐसे नहीं हैं। बहुत कम मैंने एक संत देखा जो कि तमाम तरह से जो भी गलत हरकतें होती साधु संतों की, उनका विरोध करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री है बागेश्वर धाम ने जो कहा कि भैया इनको मोक्ष मिल गया है, संगम पर जो नहाने में मौनी अवस्था को, जो नहाने पर जो इनकी मौत हो गई थी कि उनको मोक्ष मिल गया है। तो उन्होंने खुलकर कहा कि अगर उनको मोक्ष मिल गया है, तो एक काम करो मुझे अनुमति दो, मैं तुम्हें वहीं पर मार देता हूँ, तो तुम भी मोक्ष प्राप्त कर लो। तो ऐसे साधु संत जो तर्क की बात करते हैं, जो लाग-लपेट नहीं करते, बहुत कम है। एक ही साधु संत तो है वो ऐसे साधु संत तो पिटते भी हैं, उदाहरण है जो अग्निवेश वो जी। खुलकर बोलते हैं हाँ, अग्निवेश जी। अग्निवेश जी की पिटाई हुई है और अभी इनकी भी पिटाई हुई है। तो जो सच कहेगा, वो उसकी पिटाई जो है कौन कर रहा है? जनता नहीं करती है। जनता कुछ नहीं है। जनता को भरमाने के लिए प्रोपेगेंडा रचा जाता है। सरकार जो है अपने जो गुंडे पाले रखती है, उनको जनता के बीच में भेजकर जनता का चेहरा नकाब उनके ऊपर लगाकर और उन्हीं से ऐसे कृत्यों को अंजाम दिलाती है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो सरकार है, इसके ऊपर इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का भारी प्रेशर आरएसएस और ये तमाम जो गुंडागर्दी करने वाले साधु संत हैं, इनके द्वारा बनाया जा रहा है। और सरकार इसीलिए कि जब इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तब जो है एक बड़ा विरोध का सामना उसे ना करना पड़े और अगर बड़ा विरोध का सामना करना पड़े, तो उसके पास ऐसे कानून, ऐसे हथकंडे होने चाहिए जिनके तहत जो है वो उनका दमन कर सके और वो दमन ना कहलाए, वो दमन जो है कानूनी प्रक्रिया कहलाए और न्याय कहलाए।
इसलिए जो है सरकार इस एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट को जो है लेकर आना चाहती है, और इसके अलावा मुझे इसके पीछे जो है कोई और मंशा दिखाई नहीं दे रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में। तो साथियों, कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि जब भारत का संविधान भारत को धर्मनिरपेक्षता की एक डेफिनेशन में बांधता है, एक परिभाषा में बांधता है और साफ साफ कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो भारतीय जनता पार्टी या तमाम वो लोग कौन होते हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ लेकर चलना चाहते हैं। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र हो गया तो कौन से धर्म के लोग यहाँ पर सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। अगर इस तरह का कुछ हलचल होती है तो कहीं ना कहीं तमाम धर्म को मानने वाले लोग भी अपनी अपनी गुहार लगाएंगे। तो साथियों, देखना ये है कि आखिर ये लड़ाई जो अधिवक्ताओं की कहां तक जाती है और सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपनी प्रतिक्रिया हमें देना ना भूले, ताकि आपके कमेंट के माध्यम से हमें भी पता चले कि आप क्या सोचते हैं और किस तरह से सोचते हैं।